हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स फॉर एवरीवन। कैसे हो आप सब? कल हमने ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कशन की थी। दैट इज़ चैप्टर 8 एनसीईआरटी क्लास फिज़िक्स। आज हम उसी की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स करने वाले हैं डिस्कस। यहाँ पर टोटल 5 एग्जाम्पल्स हैं इस चैप्टर में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। But before starting, don't forget to like and share the video and subscribe our channel और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आज हम जो कल का लेक्चर आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें एक दो फॉर्मूले मिसिंग भी होंगे शायद, तो वो आज हमारे न्यूमेरिकल्स में कवर हो जाएंगे जो हम आज एग्जाम्पल प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ईएम वेव की वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस सब में आपका जो भी कंसेप्ट रह गया वो क्लियर हो जाएगा। कुछ टॉपिक उस चैप्टर में से कट भी गए हैं इस साल सीबीएसई में। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्वेश्चन नंबर 8.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8.1 क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad। तो हमें कैपेसिटर कैसा दिया हुआ है, कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी हैं, सर्कुलर प्लेट्स दी हुई हैं हमें, ठीक है। ये कैपेसिटर की सर्कुलर प्लेट्स दी हुई हैं और जो सर्कुलर प्लेट्स हैं उनका रेडियस हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस कितनी दी हुई है हमें, 1 नैनोफैरड। नैनो का मीन्स क्या होता है, 10 to the power -9 मीटर। तो 1 नैनोफैरड हमें कैपेसिटेंस दी हुई है। और एट टाइम t0 इट इज़ कनेक्टेड फॉर चार्जिंग इन सीरीज विद रेजिस्टर R इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 मेगा ओम। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6, पॉजिटिव में 6, ठीक है। मेगा और माइक्रो के बस यही सिंबल में डिफरेंस है। मेगा को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, माइक्रो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो का मीनिंग होता है 10 to the power -6 और मेगा का मीनिंग होता है 10 to the power +6। क्लियर? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10 to the power 6 ओम अक्रॉस अ 2 वोल्टेज बैटरी। 2 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई हुई है और हमें यहाँ P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आफ्टर t इज इक्वल टू -3 सेकेंड, टाइम 10 to the power -3 सेकेंड के बाद, और कैपेसिटर पे चार्ज हमें दिया हुआ है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और टाउ की वैल्यू दी हुई है हमें CR। अब देखो करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, क्या किया हुआ है, एक यहाँ पे टैपिंग की लगाई हुई है, ठीक है, एक रजिस्टर लगाया है, एक बैटरी लगाई है, यहाँ कैपेसिटर है। जैसे ही हम इस की को यहाँ से क्लोज कर देंगे तो होने क्या वाला है, इस की को जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, वायर्स के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे इस कैपेसिटर पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी दोनों प्लेट्स चार्ज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, ठीक है। क्योंकि करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हुई। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे, एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे चार्जिंग हो रही है, ये चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, फिक्स नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। और टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसको हम बोलेंगे ID, डिस्प्लेसमेंट करंट,
ठीक है, तो यहाँ पर ID डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है। पहले हम कहते थे कि जो करंट है वो वायर्स में है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर है, वहाँ पर कोई करंट नहीं होगा। लेकिन ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट आ रहा है वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। यही हमने कल भी डिस्कस किया था। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, अब करंट के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो वही मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन समझ आया? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए जिसकी वजह से वो अराइज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट, पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला मैंने कल क्या बताया था, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, d∅ बाय dt, ये फॉर्मूला बताया था। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ID डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ∅e, ठीक है। और ∅e कैसे निकलेगा, चार्ज से निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें गिवन क्या क्या है हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर चार्ज की वैल्यू गिवन है QT CV 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -t बाय सिग्मा। यहाँ पर Q की वैल्यू टाइम के साथ चेंज कर रही है, और कैसे चेंज कर रही है वो फंक्शन हमें गिवन है। टाउ की वैल्यू हमें गिवन है CR के इक्वल है, टाउ इज इक्वल टू CR। C भी हमें गिवन है, C की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, C यहाँ पर दिया हुआ था 1 नैनो फैरेड। नैनो का मीनिंग मैंने बताया था 10⁻⁹ फैरेड। रेजिस्टेंस कितना हमें गिवन है, 1 मेगा ओम, 10⁻6 ओम। टाउ जो है वो टाइम है, सेकंड में बनेगा, तो कितना होगा ये, -9 + 6 10⁻³ सेकेंड। तो टाउ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10⁻³ सेकेंड टाउ की वैल्यू आ गई हमारे पास। इज इट क्लियर? तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, टाउ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 10⁻³ सेकेंड। उसके बाद Q की वैल्यू हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, C कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें 1 नैनो फैरेड गिवन थी, तो हमने क्या ली यहाँ पे 10⁻⁹ सब्स्टिट्यूट किया। C की वैल्यू हमें 10⁻⁹ दी हुई थी, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने वहाँ बैटरी लगाई थी वो कितने 2 वोल्ट की लगाई हुई थी, तो V की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 2 इस फॉर्मूले में। आगे क्या है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल -t डिवाइड बाय टाउ। टाउ की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 10⁻³ सेकेंड, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट किया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है ∅ इज इक्वल टू E इंटू A। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, ∅/A। और ∅ को हम क्या लिख सकते हैं, ∅ को हम Q/ε0 लिख सकते हैं बाय गॉस लॉ। तो E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, Q/ε0, और नीचे क्या है हमारे पास A, ठीक है। तो E का फॉर्मूला क्या आ गया, Q/ε0A। अब एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया, कैपेसिटर की प्लेट्स कैसी हैं, सर्कुलर है, जिसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, π×r²। r की वैल्यू हमें 1 गिवन है, तो एरिया क्या आ जाएगा, π m²। इस एरिया को, जो हमारा एरिया निकला, इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो A की जगह क्या आ जाएगा, पाई।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, Q ओवर पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले देखो हमने चार्ज निकाला, चार्ज के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, ID डिस्प्लेसमेंट करंट, वो ये सारा उसमें टर्म्स यूज होने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमने कैलकुलेट करके रख ली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन में हमें P पॉइंट दिया हुआ है 0.5 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक लूप बनानी है यहाँ पर इसके अंदर, मतलब जो ऐसे P पॉइंट से पास आउट करे ऐसी लूप बनानी है। तो जो उस लूप का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 0.5 मीटर, ठीक है। उस लूप का रेडियस कितना होगा, 0.5 मीटर। तो ऐसी लूप बनानी है जिसका रेडियस कितना है, 0.5 मीटर, यानी कि 1/2 मीटर। तो अब देखो हमने वो जो लूप ली, अब हमने सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट किया कि टाइम के साथ चार्ज कितना चेंज हो रहा है, फिर उस चार्ज की वजह से क्या हुआ, उन प्लेट्स के बीच में, उन प्लेट्स पे चार्ज था, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वहाँ पर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब हम कैलकुलेट करेंगे, फाई ई क्या होगा, फाई का फिर फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू ए। तो हमने E इंटू एरिया ऑफ लूप लगाया, E एरिया क्या बनेगा सर्कुलर लूप का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर हमें क्या लेना है, हाफ लेना है, क्योंकि हम फ्लक्स निकाल कहाँ पे रहे हैं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में निकाल रहे हैं, और उन दोनों प्लेट्स के बीच में जो हमने एम्फीरियन लूप, जो हमने लूप ली है, वो कितने रेडियस की ली है, 1/2 मीटर की ली है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1/2 यहाँ पर। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, पाई ई स्क्वायर बाय 4 हमारे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अभी हमने वहाँ पर ई की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट पाई, ये हमने अभी वैल्यू निकाली थी ई की, ठीक है। तो अब इस ई की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट पाई, यहाँ लिखेंगे तो π/4, और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट पाई। तो क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चार्ज निकाल लिया, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया वो निकाल लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से फ्लक्स कितना आ रहा है वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आया। अब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हमने कल किया था, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला d∅/dt, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। फाई ई हमने कैलकुलेट कर लिया अभी, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, ID क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ID हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d/dt, फाई की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, फाई की वैल्यू हमें क्या दी हुई आई है हमारे पास, Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आई है
एप्सिलॉन नॉट बाहर भी है, एप्सिलॉन नॉट अंदर भी है और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है तो कैंसल आउट हो जाएगी। तो आई डी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, ऊपर आ जाएगा डी क्यू, नीचे आएगा डी टी, डी क्यू बाई डी टी 1/4। क्लियर, ऐसे आ जाएगा। तो आई डी हमारे पास क्या आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। अब डी क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है, और डी टी की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं डी टी, टाइम कितने टाइम बाद उसने निकालने के लिए कहा। एक बार दोबारा से हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, देखो 10⁻³ सेकेंड के बाद वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि 10⁻³ सेकेंड के बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो निकालना है। तो हम टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे 10⁻³ सेकेंड। और देखो हमने यहाँ पर वैल्यू क्यू की यहाँ निकाल ली थी, इसी वैल्यू को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 सेकेंड, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी यहाँ पे, देखो 2 × 10⁻⁹ 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -t बाय टाउ, यही था। टाउ ये वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2 × 10⁻⁹ 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ -t बाय टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है डी क्यू बाय डी टी और 4 डिवाइड बाय, तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय डी टी कर दो, और 4 से डिवाइड करना है इसको, तो 2/4 क्या होएगा 1/2 यानी कि 0.5। 4 से डिवाइड करना था, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 10⁻⁹ और 1 - एक्सपोनेंशियल ऑफ टाउ की वैल्यू भी 10⁻³ थी और टी की वैल्यू भी 10⁻³ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा एक्सपोनेंशियल की पावर -1, ये हमारे पास बचेगा। देखो आगे सेम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या करना है हमें, एक्सपोनेंशियल -1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.368, उस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आई डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। और अब हमें क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे एम्फियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, जो क्या था BDL = μ0 IC + ID, ये होता था। तो यहाँ पर B हमने एज इट इज रखा, DL यानी कि लेंथ, उस लूप की लेंथ क्या होगी, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, तो 2π रेडियस उसका 1/2 था, = μ0 IC + ID। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट ID हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया उसके बाद μ0 ID की वैल्यू ये जो हमने यहाँ निकाली है इसको
एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसमें एक आईडी की वैल्यू आ जाएगी और इसको सॉल्व आउट करके फिर हमारे पास यहाँ पे एट द एंड बी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ये खाली सॉल्व करना है इसको आप कर लीजिएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सबसे पहले हमने इसमें हमें क्या कहा था, दो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक पॉइंट है जिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। हमें पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर होती है, वहाँ कंडक्शन करंट नहीं होता, वहाँ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा उस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस होगा, वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की वजह से वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। उस डिस्प्लेसमेंट करंट, अब कोई भी करंट है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो वैसे ही उस डिस्प्लेसमेंट करंट के अराउंड क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आया। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया, चार्ज निकाला, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर उसकी वजह से करंट निकाला, एट द एंड एम्पियर मैक्सवेल लॉ जो लगाया हमने, मॉडिफाइड मैक्सवेल लॉ। अच्छा, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ हमने इसलिए कहा क्योंकि ये मॉडिफाइड लॉ है। जो इससे पहला ओनली एम्पियर लॉ था उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आता था, ओनली कंडक्शन करंट आता था। यही बात हमने कल भी डिस्कस की थी। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.2। इसको तो वैसे कराने की ज़रूरत भी नहीं है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, पर एक बार फिर भी देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है वो, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल इन अ फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन। फ्रीक्वेंसी दे दी उसने 25 मेगाहर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने हमें दे दी 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर। व्हाट इज द बी एट दिस पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो इस पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे एंड बोथ विल बी परपेंडिकुलर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन हेयर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें क्या लगा है, जे कैप लगा है, 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर लिखा है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बी किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। तो जो बी का हम मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे, डायरेक्शन उसकी हमने फाइंड आउट कर ली, कौन सी है, जेड डायरेक्शन, यानी कि उसमें क्या लगेगा, के कैप लगेगा। अब मैग्नीट्यूड के लिए देखो एक फॉर्मूला हमने कल किया था, C इज इक्वल टू E बाय बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें B निकाल लेंगे, B क्या आएगा, E बाय सी। E की वैल्यू हमें गिवन है 6.3, C क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑलवेज कांस्टेंट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 2.1 × 10⁻⁸ टेस्ला। तो B की वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन हमने डिस्कस कर ही ली है, तो आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये देखो B की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और डायरेक्शन के लिए हमने क्या लगा दिया, के कैप लगा दिया, डायरेक्शन हमने जेड एक्सिस के अलॉन्ग ली इसलिए उसका यूनिट वेक्टर लगा दिया, टेस्ला लगाया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है इसलिए। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.3। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। तो उसने हमें इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिर्फ एक पार्ट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वेव की इक्वेशन क्या होती है, ऑल ऑफ यू नो, वेव की इक्वेशन एक बार देख लेते हैं। वेव की इक्वेशन,
क्या होगी, ये बी की टर्म्स में ही लिख रही हूँ मैं, बी नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये डायरेक्शन, ये वेव की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो यहाँ सेंटर पे नेगेटिव आएगा, रिवर्स होता है। तो अभी यहाँ पर हमें बी की वैल्यू दी हुई है और ये बीच में पॉजिटिव साइन के साथ दी हुई है, तो हमने कंपेयर करने के लिए यही वाली इक्वेशन लिख ली। यहाँ पर हमारे पास जो के है, के क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2π/λ। ओमेगा हमारे पास क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 2π/t। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2π कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 2π कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, क्या सेम यही वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास जो इन्होंने यहाँ दी हुई है। बन रही है, देखो वही इक्वेशन। ये देखो 2π/λ क्या होता है, के होता है, और 2π/t क्या होता है, ओमेगा होता है, तो सेम इक्वेशन बन गई। अब इस वाली इक्वेशन को ऊपर इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो क्या क्या गिवन है हमें। यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, बी नॉट की वैल्यू हमें पता है, निकल गई 2 × 10⁻⁷। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमें क्या गिवन है, 0.5 × 10⁻3, और एक्स के साथ हमारे पास यहाँ क्या है 2π/λ, यानी कि 2π/λ की वैल्यू हमें ये गिवन है। ठीक है, और टी के साथ क्या है 2π/t यानी कि ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमें ये गिवन है। अब इसने पूछा है जो जो वो फाइंड आउट करेंगे हम, देखो देखो यहाँ से अभी मैंने बताया 2π/λ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2π/λ, इसकी वैल्यू होगी 0.5 × 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π डिवाइड में 0.5 × 10⁻3 आ गया ये वाला स्टेप हमारे पास। ठीक है, और इसको पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14 या 22/7 सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू है, उनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1.26 सेंटीमीटर। तो एक पार्ट तो क्या निकालना था, वेवलेंथ निकालना था, वो यहाँ से फाइंड आउट होगी कंपेयर करके इक्वेशन को। सेकेंड निकालना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी ऐसी निकल जाएगी। देखो हमने एक्स वाली टर्म को कंपेयर किया, हमारे पास लैम्डा आ गया। टी वाली टर्म को कंपेयर करेंगे 2π/t, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1.5 × 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1/t आ जाएगा, इसको 2π से डिवाइड करके। ठीक है, 2π से डिवाइड करके 1/t आ गया, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वही हमें कैलकुलेट करनी थी। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास बी नॉट है, यहाँ पे कंपेयर करें तो 2 × 10⁻⁷, और हमारे पास ये फॉर्मूला होता है C = E/b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या आ गया, बी नॉट C आ गया। ठीक है, बी नॉट की वैल्यू निकाल ली हमने इक्वेशन से, C की वैल्यू 3 × 10⁸, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये। अब इक्वेशन लिख ली है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो अब इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, डायरेक्शन क्या होगी। देखो यहाँ पर जो थी वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है,
देखो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ, बी वाई लिखा हुआ है, ठीक है, बी वाई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। और वेव की जो इक्वेशन है वो हमने एक्स की फॉर्म में लिखी है, यानी कि वेव जो ट्रैवल कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अगर वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, दोनों के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ई जेड, ई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट कर दी, और अंदर वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, वो मैंने बता ही दिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8.4, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसको तो इसके लिए एक पेज ही लेना पड़ेगा अलग से। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट भी है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कोई, ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, यहाँ पे ऐसे लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, और 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर इससे फॉल कर रही है एनर्जी, फ्लक्स डेंसिटी से। फ्लक्स डेंसिटी का है ना क्वेश्चन में, हाँ एनर्जी फ्लक्स का है, ठीक है। तो इफ़ द सरफेस हैज़ एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर, उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, वह एवरेज फोर्स निकालना है 30 मीटर के टाइम स्पैन में। तो देखो क्या कहा है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वेव्स आके गिर रही हैं इस पे, ठीक है। तो ये लाइट आ रही है तो इस पे कुछ फोर्स लगाएगी, कुछ मोमेंटम इसे इम्पार्ट करेगी और कुछ फोर्स इस पे लगाएगी। वो फोर्स 30 मिनट के लिए लग रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स कितना है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। अब फोर्स कैलकुलेट करना है तो हमें मोमेंटम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पहले ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, ये चीज़ें देखेंगे हम पहले कि हमें क्या क्या गिवन है। एक तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है हमें, एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है ना 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब देखो वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट पावर की यूनिट होती है। इस वॉट की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वॉट की जगह इसकी मैं लिख लेती हूँ डब्ल्यू की, एक मिनट, देखो इसको मैं इस सिंपल वे में लिख के देती हूँ आपको। एनर्जी एरिया इनटू टाइम। देखो क्या ये एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये क्या होता है वॉट होता है, और एरिया मीटर स्क्वायर, यानी कि जो 18 वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी तो एनर्जी क्या निकलेगी यहाँ से 18 इंटू में एरिया इंटू में टाइम। एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से 18 इंटू एरिया इंटू टाइम। तो यही हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। देखो U का फॉर्मूला हमने लिया है एनर्जी, क्या लिया एनर्जी का 18 इंटू एरिया इंटू टाइम, ठीक है।
तो 18 इंटू एरिया, एरिया क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। टाइम हमें किस में गिवन है 30 मिनट, उसको सेकंड में चेंज कर लिया 30 इंटू 60 और सॉल्व आउट करके हमारे पास यहाँ पे यू की वैल्यू आ गई 6.48 इंटू 10⁵ जूल। अब इतनी एनर्जी आ रही है सरफेस पे फॉल कर रही है। अब वो जो एनर्जी सरफेस पे फॉल कर रही है उसकी वजह से वो क्या करेगी, कुछ मोमेंटम इम्पार्ट करेगी। वो मोमेंटम क्या होगा, देखो एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है, देखो मोमेंटम का देखो क्या होता है mv, यहाँ पे वेलोसिटी c ली हुई है तो मैं इसको भी c ले लेती हूँ, c और एक c ये mc², यही होता है ना एनर्जी का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू पी सी, और यहाँ मोमेंटम लिख सकते हैं E/c या U/c, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे U/c। U की वैल्यू एनर्जी की हमने कैलकुलेट कर ली, C की वैल्यू फिक्स होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दोनों को सॉल्व आउट करके हमारे पास आ गया 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी फॉल हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, उस एनर्जी ने, दैट एनर्जी हैज़ इम्पार्टेड सम मोमेंटम टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दैट मोमेंटम मोमेंटम कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो फिर उसमें क्या होगा, कुछ फोर्स भी इम्पार्ट किया होगा, तो वो फोर्स कितना लगेगा P/t, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, फोर्स इज इक्वल टू P/t। P मोमेंटम हमारे पास कितना निकला 2.16, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। टाइम हमने निकाल लिया यहाँ सेकंड में, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.5, देखो इसमें क्या गिवन है। इसमें कहा हुआ है कि एक बल्ब दिया हुआ है हमें, उस बल्ब को हमें पॉइंट चार्ज की तरह लेना है। यहाँ पर बल्ब दिया हुआ है, ठीक है, एक बल्ब दिया हुआ है, उस बल्ब को पॉइंट चार्ज की तरह लेना है, तो उसकी वजह से हर डायरेक्शन में यहाँ लाइट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मीटर पे यहाँ पर भी लाइट आई पहुँची होगी, तो इस पॉइंट पे लाइट की वजह से, लाइट क्या है EM वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे। ये क्वेश्चन में कहा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। क्लियर है, यही कहा हुआ है। एज्यूम दैट एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5% एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी बल्ब की कितनी गिवन है 2.5% गिवन है। अब देखो इसने क्या एक स्फेयर बनाया हुआ है, बल्ब से जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या बन रहा है, एक स्फेयर बन रहा है। स्फेयर का एरिया क्या होगा, स्फेयर का एरिया क्या होता है 4πr²। आर की वैल्यू हमें 3 मीटर गिवन है, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। तो एरिया हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट किया, तो क्या आया 113 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद हमें निकालनी है इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी हमारे पास निकलेगी वहीं से। हम अब देखो EM वेव है, उसका आधा पार्ट, आधी एनर्जी उसकी कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, आधी एनर्जी उसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगी, ठीक है। तो हमें हाफ हाफ करना पड़ेगा, तो इंटेंसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो इंटेंसिटी के लिए हमने फॉर्मूला देखो, इंटेंसिटी क्या होता है हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू
टाइम, यही होता है। और एनर्जी बाय टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, पावर बाय एरिया। यही क्वेश्चन में यहाँ यूज़ किया हुआ है, पावर बाय एरिया। और पावर कितनी है बल्ब की, 100 वाट पावर की, 100 वाट का बल्ब है, लेकिन वो बल्ब की एफिशिएंसी ओनली 2.5% है। तो पावर क्या आ जाएगी, 2.5% ऑफ 100 वाट बल्ब। तो क्या होगा, 100 इंटू 2.5 और परसेंटेज का 100 लगेगा नीचे और 113। 100 से 100 कैंसल, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वाट यूनिट क्या आ गई, पावर की वाट, एरिया की मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई, इंटेंसिटी। ठीक है, हाफ ऑफ दिस इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाफ बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब जितनी ये इंटेंसिटी हमारे पास निकली है, उस इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी है इसकी हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोवाइड किया है, हाफ मैग्नेटिक फील्ड ने प्रोवाइड किया है। तो हाफ इंटेंसिटी हम निकालेंगे, हाफ आई। आई का एक और फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁻8 होती है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या ERMS आ जाएगा तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे यहाँ पे सॉल्व करके। तो यहाँ पर हमारे पास ERMS सॉल्व करके क्या आ गया, 2.9 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ERMS कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें क्या बतानी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E0/√2 ERMS। ERMS की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी 2.9 मीटर, √2 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 4.07 वोल्ट पर मीटर। ये आ गई हमारे पास E0 की वैल्यू। E0 की आ गई, B0 की भी निकालनी है। ERMS की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, BRMS की भी आ जाएगी ऐसे ही E/C करके। ठीक है, और BRMS की वैल्यू आ गई तो B0 भी आ जाएगा, √2 BRMS करके सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक ये फॉर्मूला तो वही है, C = E/B। वहीं से थोड़ा उसको आगे पीछे करके B की वैल्यू निकाली हुई है, E/C। एक यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये भी आपने EMI में फॉर्मूले पढ़े होंगे। ERMS वैल्यू क्या होती है, E0/√2। BRMS क्या होती है, B0/√2। मतलब RMS वैल्यू निकालनी है तो पीक वैल्यू को हम √2 से डिवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा ही होगा। तो हमें सिर्फ एक यहाँ पे ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है, ये इंटेंसिटी का। ठीक है, हाफ ये इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला भी होता है, एप्सिलॉन नॉट ERMS²/C। ठीक है, सो इज़ इट क्लियर टू यू? आई होप ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। ये 5 एग्जाम्पलर प्रॉब्लम थी हमारी NCERT चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर ली है हमने आज। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम NCERT क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके। थैंक यू।